रात के सन्नाटे में आसमान से एक अजीब सी चीज गिरती है और रेगिस्तान में जोरदार धमाके के साथ आकर टकराती है। उस धमाके को पास बैठे एक शिकारी और उसका कुत्ता देख लेते हैं। कुत्ता लगातार भौंकने लगता है और जिज्ञासा में उस रहस्यमयी चीज की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन अगले ही पल डरकर वापस लौट आता है। तभी शिकारी को एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। वो घबराकर अपनी बंदूक तैयार करता है, जबकि उसका कुत्ता डर के मारे भाग खड़ा होता है। अगली सुबह रेने अपने मरे हुए पालतू गिरगिट को अलविदा कहती है। वो उसे ग्रिल पर रखकर जला देती है, जैसे किसी छोटे से अंतिम संस्कार की तरह। इसके बाद वो अपनी माँ लिंडा को याद दिलाती है कि आज उसे स्टोर ले जाना है, क्योंकि उसे अपने पालतू सांप के लिए खाना खरीदना है। लिंडा झुंझलाकर कहती है कि उसे रेने के डरावने पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी लिंडा का बॉयफ्रेंड चेस नाश्ते के लिए आता है। रेने उसे पूरी तरह अनदेखा करती है, तो चेस गुस्से में कहता है कि कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोलनी चाहिए। रेने कुछ नहीं कहती, लेकिन जाते जाते गुस्से में उसकी वैन पर खरोंच डाल देती है। स्कूल में रेने बिल्कुल अकेली रहती है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लंच के समय वो गिल नाम के एक लड़के के साथ बैठती है, जो खुद भी सबका आउटकास्ट है। गिल बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेने बस चुपचाप अपना खाना खाना चाहती है। क्लास के बाद लिंडा उसे लेने देर से पहुंचती है। रास्ते में लिंडा पूछती है कि दिन कैसा रहा, लेकिन रेने तुरंत सवाल पलट देती है और पूछती है कि वो फिर लेट क्यों आई। लिंडा झूठ बोलने की कोशिश करती है, मगर रेने समझ जाती है कि लिंडा और चेस के बीच झगड़ा हुआ है। वो साफ कह देती है कि लिंडा को चेस से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ करता नहीं, बस पीता रहता है। लिंडा शांत स्वर में जवाब देती है कि चेस को उसकी जरूरत है और किसी के लिए जरूरी महसूस होना उसे अच्छा लगता है। घर पहुंचकर रेने अपने सारे अजीब से पालतू जानवरों को खाना खिलाती है। वो बैंजो बजाते हुए उनसे बातें करती है। उसे एहसास होता है कि उसका सांप ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और ये सोचकर वो और भी उदास हो जाती है। डिनर के समय चेस अपनी वैन पर पड़े स्क्रैचेस का जिक्र करता है और रेने पर शक करता है, लेकिन लिंडा बात बदल देती है। फिर चेस माइक्रोवेव से आ रही बदबू की शिकायत करता है, तो रेने बेझिझक बताती है कि उसने उसमें मरा हुआ चूहा गर्म किया था अपने सांप के लिए। चेस गुस्से में चिल्लाता है कि ये कितना गंदा है। रेने भी ताना मारती है, जिस पर चेस उसके चेहरे पर चिप्स फेंक देता है। परेशान रेने घर से बाहर भाग जाती है। अंदर से लिंडा और चेस की लड़ाई की आवाजें आती रहती हैं। तंग आकर वो अपनी एटीवी पर बैठती है और अकेले ही रेगिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां उसे एक उल्टी पड़ी ट्रक और पास में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, सामने से एक भयानक दैत्य जैसे एलियन की दहाड़ गूंज उठती है। डर के मारे वो छिप जाती है। एलियन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक से जंजीर में बंधा हुआ होता है। वो जोर जोर से झटके देता है, भागने की कोशिश करता है, मगर जंजीर नहीं टूटती। आखिरकार थक कर वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। रेने मौका देखकर अपनी एटीवी की ओर भागती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एलियन बुरी तरह घायल है। उसके पैर में शिकारी का जाल फंसा हुआ होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रेने हिम्मत जुटाती है और ट्रक के पास जाकर जंजीर खोल देती है। एलियन जोर से चीखता है, जिससे वो घबरा जाती है और तुरंत एटीवी स्टार्ट करके वहां से भाग निकलती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ लिंडा चेस को सांत्वना दे रही है। ये देखकर रेने और भी गुस्से में आ जाती है और घर के अंदर जाने की बजाय बाहर ही खड़ी रहती है। अगली सुबह रेने आसमान में कई हेलीकॉप्टर उड़ते देखती है। उसे तुरंत चिंता होती है कि शायद वो लोग उसी एलियन को ढूंढ रहे हैं। ये सोचकर वो घबरा जाती है, लेकिन फिर उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो जरूरी सामानों की एक लिस्ट बनाती है और तैयारी में लग जाती है। स्कूल में वो गिल से अपनी माँ का वीडियो कैमरा उधार मांगती है और बदले में उसे अपना होमवर्क देने का वादा करती है। घर लौटने पर लिंडा और चेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चेस उसे अपना 24 घंटे का सोबर कॉइन देता है और कहता है कि वो कल तक शराब नहीं पिएगा। रेने ठंडे स्वर में कहती है, लेकिन तुमने कल रात पी थी, तो पूरे 24 घंटे कहाँ हुए? चेस जवाब देता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम भी अपनी माँ के लिए कोशिश करो। चेस के जाते ही लिंडा कहती है कि वो सुधरना चाहता है। रेने गुस्से में कॉइन जमीन पर गिरा देती है और कहती है वो माफी भी नहीं मांगता और आप फिर भी उसे बचा रही हैं। रात में रेने चुपचाप अपने सारे जरूरी सामान पैक करती है और अपने कमरे के दरवाजे पर एक नोट चिपका देती है, होमवर्क कर रही हूँ, परेशान न करें। इसके बाद वो दबे पांव चेस के कमरे में जाती है और उसकी चाबियां चुरा लेती है। ट्रक खोलने पर उसे अंदर छोटी छोटी वोडका की बोतलें और एक गन मिलती है, जो उसकी आखिरी जरूरी चीज बन जाती है। वो सीधे रेगिस्तान लौटती है,
दूर दूर तक एलियन नजर नहीं आता, लेकिन बाइनोक्यूलर से देखने पर वो उसे गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ देख लेती है। वो हवा में गोली चलाती है, लेकिन एलियन जरा भी नहीं हिलता। रेनी कैमरा सेट करती है और धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके पैर में फंसे जाल को काटने लगती है। एलियन पूरी तरह शांत रहता है तो उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है। अचानक एलियन उस पर झपटता है और उसके सिर के ऊपर लार टपकाता है। रिने डर के मारे जड़ हो जाती है। एलियन उसे सूंघता है और फिर पीछे हट जाता है। अब रिने उसे पहली बार ठीक से देख पाती है। वो सच में एक एलियन है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे एक सेब देती है, लेकिन एलियन वो सेब फेंक देता है। उसी वक्त ऊपर से फिर हेलीकॉप्टर गुजरते हैं। रिनी एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि वो भी खतरा है। शाम को घर लौटते हुए उसे याद आता है कि वो चेस की गन रेगिस्तान में ही छोड़ आई है। घर पहुंचकर वो देखती है कि चेस फिर से शराब पी रहा है। वो उससे कहता है प्लीज माँ को मत बताना, और फिर पूछता है मेरी चाबियां देखी हैं? रिने मासूम बनकर कहती है नहीं। जैसे ही वो बाहर जाती है झाड़ियों में उसे वही एलियन दिखाई देता है। वो घबरा कर कहती है यहाँ से जाओ, लेकिन एलियन उसकी बात नहीं सुनता। तब रिने अपनी एटीवी उठाती है और उसे रेगिस्तान की तरफ ले जाती है ताकि एलियन उसके पीछे पीछे वहीं चला जाए। लेकिन रेगिस्तान पहुंचते ही एलियन अचानक गायब हो जाता है। अचानक वो उसके सामने प्रकट होता है, अपना मुंह खोलता है और सुनहरी लहरें रेनी की ओर भेजता है। वो लहरें उसके चेहरे को ढक लेती हैं और कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर हवा में तैरने लगता है। उसकी आंखें तेजी से सोने जैसी चमकने लगती हैं। जब उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है और एलियन उसके पास सो रहा होता है। रिने उसे गले लगाती है और फैसला करती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो एलियन को घर ले आती है और तहखाने में छिपा देती है। उधर रेगिस्तान में फौज और हेलीकॉप्टरों की पूरी टीम उस रहस्यमयी चीज की तलाश कर रही होती है जो आसमान से गिरी थी। इधर रिने स्कूल जाने का नाटक करती है और माँ को कॉल करके पक्का कर लेती है कि वो ऑफिस में है। फिर जैसे ही चेस घर से निकलता है वो एलियन को तहखाने से निकालकर मुख्य घर में ले आती है। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन कुछ भी नहीं खाता। इसके बाद वो उसे पूरा घर दिखाती है, अपने पालतू जानवरों से मिलवाती है, मगर बीच में ही उसे रोकना पड़ता है क्योंकि एलियन उन जानवरों को खाने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार वो एलियन का नाम क्रोक रखने का फैसला करती है। जब रिने गाना गाती है और अपना बैंजो बजाती है तो क्रोक की चमड़ी यानी उसकी स्केल्स कांपने लगती है। रिने को लगता है कि वो डर गया है, इसीलिए वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी रक्षा करेगी। थोड़ी देर बाद लिंडा काम से जल्दी घर लौट आती है क्योंकि वो अपने डिप्रेशन से जूझ नहीं पा रही होती। तभी उसे चेस का मैसेज मिलता है जिसमें वो अपनी 48 घंटे की सोबर टोकन की तस्वीर भेजता है। लिंडा कार में ही रोने लगती है और खुद को दोष देने लगती है कि शायद वो पूरी कोशिश नहीं कर रही। उधर लिविंग रूम में रिने क्रोक के साथ टीवी देख रही होती है। जैसे ही दरवाजे की आवाज आती है वो घबरा जाती है। लिंडा घर के अंदर आती है और बिखरा हुआ सामान देखकर परेशान हो जाती है। फिर खुद को शांत करने के लिए अपनी दवा खा लेती है। इसी दौरान रिने जल्दी से क्रोक को लेकर सेलर यानी तहखाने में छिपा देती है। इसी बीच गिल घर आ जाता है। वो अपनी वीडियो कैमरा लेने आया होता है। लिंडा उसे अंदर आने देती है। गिल रिने के कमरे में जाता है और उसके पिता की एक पुरानी तस्वीर देखता है। कुछ पल के लिए वो उसका तकिया सूंघने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये गलत होगा। उधर रिने क्रोक के लिए पानी छोड़कर वापस ऊपर आती है। लिंडा नाराज होती है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई, लेकिन रिने बहाना बना देती है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। जब रिने अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि गिल ने क्रोक की वीडियो देख ली है। रिने झूठ बोलती है कि वो बस कोई जानवर था जो रेगिस्तान में दिखा था और अब भाग गया है। वो कैमरा वापस ले लेती है, लेकिन समझ जाती है कि गिल टेप चुरा चुका है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी लिंडा आकर ऐलान करती है कि अब कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। लिंडा के जाने के बाद गिल सख्त लहजे में कहता है कि अगर रिने ने सच्चाई नहीं बताई तो वो टेप पुलिस को दे देगा। मजबूरी में रिने उसे तहखाने में ले जाती है। क्रोक गिल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिने उसे समझाती है कि गिल उसका दोस्त है। जब क्रोक गिल को सूंघता है तो डर के मारे गिल बेहोश हो जाता है और पेशाब कर देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो रिने उसका मुंह बंद रखती है ताकि वो चिल्लाए नहीं। फिर वो क्रोक को गाना सुनाकर शांत करती है। ये सब देखकर गिल को यकीन हो जाता है कि क्रोक कोई खतरा नहीं है।
बाद में गिल टेप वापस कर देता है और वादा करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एजेंट ब्राउन दूर से उनकी तस्वीरें ले रहा है। शाम के वक्त रिने तहखाने से आवाजें सुनती है। वो नीचे जाती है और क्रोक को बैंजो बजाकर गाना सुनाती है। वो बताती है कि ये बैंजो उसके पिता का था और अपने बचपन की बातें क्रोक के साथ साझा करती हैं। इसके बाद वो उसे फिर से खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक को कुछ भी पसंद नहीं आता। अगले दिन लंच टाइम पर गिल अपनी जुरासिक पार्क वाली थ्योरी बताता है। उसका कहना होता है कि क्रोक पालतू जानवर की तरह खाना नहीं चाहता, बल्कि वो खुद शिकार करना चाहता है। उसी रात दोनों हेलहोल कैनियन जाते हैं और क्रोक को शिकार करने देते हैं। वहां रखे सुअरों पर क्रोक हमला करता है और जमकर खाता है। खाने के बाद वो एक टुकड़ा रिने के लिए लाकर देता है। रेने खुशी में गिल को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक जोर से दहाड़ता है और उन्हें एक दूसरे को छूने नहीं देता। घर लौटकर रेने क्रोक को तहखाने में छोड़ देती है। जैसे ही रेने अपने कमरे की ओर जाती है, नशे में धुत चेस उसके बाल पकड़कर उसे सोफे पर फेंक देता है और अपनी बंदूक के बारे में पूछने लगता है। रेने झूठ बोलती है, लेकिन चेस समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। जब रिने मान जाती है कि बंदूक रेगिस्तान में खो गई है, तो चेस गुस्से में कहता है कि वो उसकी इज्जत नहीं करती क्योंकि उसे उससे डर नहीं लगता। वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे उसके पिता उसे पीटते थे ताकि वो सम्मान करना सीखे। डरी हुई रिने भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेस उसे पकड़ लेता है। वो उसके हाथ पर काटकर खुद को छुड़ाती है, तो चेस बदले में उसे दीवार पर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है। रेने की चीख सुनकर लिंडा दौड़ती हुई आती है और चेस को खींचकर उससे अलग करती है। उधर तहखाने में क्रोक ये सब सुनकर गुस्से में दीवार पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। पूरा घर हिलने लगता है। कई मिनटों तक दीवार पर प्रहार करने के बाद वो थककर रुक जाता है। लिंडा को लगता है कि शायद कोई अर्थक्वेक आया था। वो चेस को गालियां देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब चेस रुकने की कोशिश करता है, तो लिंडा बियर की बोतल दीवार पर फेंकती है और आखिरकार वो चला जाता है। इसके बाद लिंडा रिने को देखने जाती है, लेकिन रिने गुस्से में दिखावा करती है कि वो अपने कमरे में जा रही है। असल में वो तहखाने में जाती है और क्रोक में को समझाती है कि उसे शांत रहना चाहिए। वहीं क्रोक के पास बैठते बैठते वो थक कर सो जाती है। अगली सुबह एक एजेंट जोनाथन उससे मिलने आता है। वो अपना FBI बैज दिखाता है और बताता है कि उसे चेस की बंदूक मिल गई है जिस पर रिने के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। रिने सफाई देती है कि वो तो बस खाली कैनों पर शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जोनाथन उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि वो अभी नरमी बरत रहा है। अगर उसने वो जानकारी नहीं दी जो उसे चाहिए, तो अगली बार वो वारंट और हथकड़ी लेकर आएगा। उधर लिंडा को पता चलता है कि घर में पानी नहीं आ रहा है। वो एक प्लम्बर को बुलाती है जो उसका पुराना दोस्त होता है। इसी भरोसे पर लिंडा काम पर चली जाती है और प्लम्बर अकेला ही तहखाने में नीचे उतरता है। वहां क्रोक को देखकर वो घबरा जाता है और अपने औजार से उस पर हमला कर देता है। क्रोक तिल मिलाकर उस पर झपटता है और उसे काट लेता है। डर और दर्द से बेहाल प्लम्बर भागकर अपनी वैन में बैठता है और तेजी से निकल पड़ता है, लेकिन घबराहट के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। शाम को जब रिने घर लौटती है, तो लिंडा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिने गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है और हर बात के लिए उसे दोष देने लगती है। लिंडा पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए बताती है कि घर की पानी की पाइप फट गई है। उसकी हालत देखकर माहौल और भारी हो जाता है। ये सुनते ही रिने तुरंत तहखाने की ओर दौड़ती है। वहां उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, इंसान का भी और क्रोक का भी। वो क्रोको को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ रिने ये फैसला कर लेती है कि अब क्रोक को घर में रखना सही नहीं है। इसी बीच एजेंट ब्राउन गिल से मिलने आता है। रात होते ही रिने अपनी ATV लेकर रेगिस्तान की ओर निकलती है और क्रोक को अपने पीछे आने देती है। क्रोक इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि कई बार गाड़ी से भी आगे निकल जाता है। वहां गिल पहले से इंतजार कर रहा होता है। रिने उसे बताती है कि वो क्रोक को चेस की वैन में छिपाकर एक रिजर्व यानी सुरक्षित जंगल इलाके में ले जाना चाहती है, जहां वो सुरक्षित रह सके। इसके लिए रिने को क्रोक के साथ रहना पड़ेगा जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाते। गिल बताता है कि एजेंट ब्राउन उससे मिलने आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर उसने क्रोक के बारे में
नहीं बताया तो उसके परिवार को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बावजूद गिल ने क्रोक के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद रिने क्रोक को एक बड़े डिब्बे में छिपाकर रेगिस्तान में छोड़ देती है और खुद घर लौटकर सफर की तैयारी करने लगती है। वो लिंडा के लिए एक विदाई पत्र लिखकर छोड़ती है और अपने सारे पालतू जानवरों को आजाद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो वैन में बैठती है, नशे में धुत और हाथ में बंदूक लिए चेस वहां आ जाता है। वो रेने को जबरदस्ती बाहर खींचकर जमीन पर पटक देता है और फिर लिंडा को बुलाकर दोनों को सोफे पर बैठने को कहता है ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सके और शिकायत कर सके कि कोई उससे प्यार नहीं करता। गुस्से में वो घर का टेबल भी उलट देता है। उधर रेगिस्तान में एजेंट्स का एक ग्रुप उस बॉक्स को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो अंदर कुछ नहीं होता। इसी दौरान क्रोक पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ रहा होता है। घर के अंदर चेस लिंडा को बेरहमी से पीट रहा होता है। डरी हुई लिंडा अपनी बेटी से चिल्लाकर कहती है, भाग जा रिने, अभी भाग जा। रिने भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेस उसका पीछा करता है और उसका चेहरा वैन पर दे मारता है। फिर वो बंदूक तानकर चिल्लाता है, तेरी वजह से लिंडा मुझसे प्यार नहीं करती। अचानक क्रोक वहां पहुंच जाता है और पूरी ताकत से चेस को वैन से टकरा देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रिनी क्रोक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक जोर से दहाड़ता है और वहां से भाग जाता है। उसी समय गिल पहुंचता है और चेस की लाश देखकर उल्टी कर देता है। वो रिने से कहता है कि अब क्रोक को बचाना मुमकिन नहीं है और ये भी बताता है कि उसने एजेंट्स को सब कुछ बता दिया है। तभी जोनाथन बाहर आता है और एटीवी के टायर पर गोली चला देता है। कुछ ही देर में पूरी एजेंसी टीम घर को घेर लेती है और अपना सारा उपकरण सेट कर देती है। रिने को कुर्सी पर बांध दिया जाता है और उसके सिर पर जाल जैसा एक नेट लगाकर उसे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। कंप्यूटर बताता है कि रिने और क्रोक के बीच का बंधन अब तक का सबसे मजबूत कनेक्शन है। जोनाथन रिने की चीख सुनने के लिए उसकी उंगली तोड़ देता है। रिने की दर्द भरी चीख क्रोक सुन लेता है और वो तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही क्रोक घर के अंदर घुसता है, वो एक जाल में फंस जाता है जहां उसे बिजली के जोरदार झटके दिए जाते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। रिने रोते हुए रहम की भीख मांगती है, लेकिन जोनाथन उसे भी बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद क्रोक को एक सरकारी सुविधा केंद्र ले जाया जा रहा होता है, जहां उसे एक खास प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है जो उसे शांत रखता है। रिने को एक खाली कमरे में कुर्सी से बांध दिया जाता है। जब जोनाथन उसे होश में लाता है तो रिने उसके चेहरे पर थूक देती है और कहती है, क्रोक मेरा दोस्त है। जोनाथन ठंडे लहजे में जवाब देता है कि क्रोक खतरनाक है। वो बताता है कि रिने पहली इंसान नहीं है जिसने किसी एलियन को पाया हो, लेकिन पहली है जो जिंदा बची है। सरकार का मानना है कि क्रोक किसी बेहद बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बीस्ट है, जिसे धरती पर जासूसी के लिए भेजा गया था। यानी इंसानियत पर हमला कभी भी हो सकता है, क्योंकि रिने का दिमाग क्रोक से जुड़ चुका है। जोनाथन चाहता है कि वैज्ञानिक उसकी जांच करें ताकि एलियंस को खत्म करने का तरीका खोजा जा सके। अगर रिने ने मना किया तो लिंडा को पागल खाने भेज दिया जाएगा और रिने से जबरदस्ती जानकारी निकाली जाएगी जिससे उसकी मौत हो सकती है। लिंडा को आखिरी बार रिने से मिलने दिया जाता है। वो बताती है कि उसने विदाई पत्र पढ़ लिया था और रोते हुए रिने से माफी मांगती है। लिंडा के जाने के बाद रिने खुद को चोट पहुंचाकर क्रोक का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जैसे जोनाथन ने किया था। उसकी चीख सुनकर क्रोक गुस्से में प्लेटफॉर्म से खुद को आजाद कर लेता है और रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है। पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। क्रोक लैब से बाहर निकलता है और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे बेरहमी से गिरा देता है। लिंडा अपनी बेटी के लिए परेशान होती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो वेंट्स के रास्ते निकलने की कोशिश करती है। गलियारे में पहुंचते ही वो डर के मारे जम जाती है, क्योंकि हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। जोनाथन और ब्राउन बंदूकें ताने दरवाजे की ओर निशाना लगाए खड़े होते हैं। तभी क्रोक लकड़ी तोड़ता हुआ कमरे में घुस आता है और दोनों को इतनी जोर से फेंकता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। क्रोक उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन रेने उसे रोक लेती है। वो क्रोक को प्यार से छूकर शांत करती है और जोनाथन की चाबी लेकर खुद को आजाद कर लेती है। दोनों वहां से भागने लगते हैं। बाहर जोनाथन फिर से आ जाता है और उन पर गोली चलाने लगता है। उसी समय गिल पास में छिपा होता है और रिने को चिल्लाकर चेतावनी देता है। रिनी और क्रोक एक कार के पीछे छिप जाते हैं। जोनाथन लगातार फायरिंग करता रहता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि गोली रिने को लग सकती है।
रिनी को बचाने के लिए क्रोक अपनी जान दांव पर लगा देता है। वो छिपने की जगह से बाहर निकलता है। जोनाथन कई गोलियां चलाता है, लेकिन क्रोक फिर भी दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। रिने उसके पास दौड़कर आती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि क्रोक मर चुका है, वो पूरी तरह टूट जाती है। लिंडा और गेल उसे गले लगाकर सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद रिने, लिंडा और गेल तीनों एक साथ पिकनिक पर बैठे होते हैं। चारों तरफ शांति होती है, लेकिन कहीं दूर एक सरकारी लैब में वैज्ञानिक क्रोक के शरीर की जांच कर रहे होते हैं। तभी अचानक क्रोक की आंखें खुल जाती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।